आशा करता हूँ बच्चों आपने अपना सारा काम कर लिया होगा, जो भी काम मैं आपको दे रहा हूँ, और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अब हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। ये 10th क्लास का है। तो कल हमने पढ़ा था अभी अम्ल और क्षार के फार्मूले कौन कौन से हैं, क्योंकि वो बहुत बार बार यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको उन फार्मूले के बारे में बताया था। तो आज हम उन्हीं फार्मूले से जुड़ी हुई कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की धातु के साथ जो अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। लेकिन एक अम्ल ऐसा भी है जिसमें केवल 2 तत्व हैं, मैंगनीज और मैग्नीशियम, Mn और Mg, जिनके साथ केवल नाइट्रिक अम्ल के साथ वो तत्व अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। बाकी अन्य तत्व नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है क्योंकि नाइट्रिक जो अम्ल होता है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो उसको वाटर में बदल देता है। ये बात मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताई है, क्योंकि ये बात आपकी उसमें आएगी, आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगी या नेक्स्ट लेसन में आएगी, धातु और अधातु में। तो अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। जब जिंक, दानेदार जिंक है, वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जो जिंक है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर देता है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, वो भी जिंक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लेकिन जो नीचे वाली अभिक्रिया जो दे रखी है बच्चों, ये मैंने अभी बैलेंस नहीं की है, ये आप सभी के लिए मैंने छोड़ दिया। आप इसको बैलेंस ज़रूर करें और मेरे पास भेजें कि आपने बैलेंस करनी। आगे से मेरे को 2 बातें का पता चलता है, अभी आपने बैलेंस करना सीख लिया और आपको बैलेंस करना आ गया और आपको नॉलेज होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज़ की भी, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है बैलेंस करने में। तो जब सोडियम और जिंक की अभिक्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है, सोडियम जिंकेट। लेकिन एक बात है जो पहले वाले अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में थोड़ी सी अलग है। वहाँ पे क्या था, जिंक ने हाइड्रोजन को हटा के खुद वहाँ पे अटैच हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मैंने आपको भेजी थी, एक श्रेणी बनाई थी हमने धातुओं की, तो उसमें आपको याद होगा अभी सोडियम उस सीरीज़ में सबसे ऊपर है पोटेशियम के बाद। तो जिंक सोडियम को नहीं हटा सकता। दूसरी बात, सोडियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, ये देखो मैंने दिखा रखा है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो ये बॉन्ड होता है सोडियम और ऑक्सीजन का, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की बजाय। तो इस सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटने की बजाय ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है और एक इस तरह की संरचना बनती है, सोडियम ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन। और जो सोडियम ऑक्साइड होता है इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी संयोजकता 1 होती है। और फिर हम फार्मूला अगर बनाएं तो इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं तो सोडियम ऑक्साइड है यहाँ पे, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज, इसलिए मैंने इसको राइट साइड में दिखाया है। अब यह जिंक है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड की संयोजकता 1 है और जिंक की संयोजकता 2 है। तो जो हम 9th क्लास में हमने सीखा था फार्मूला बनाना, तो इस तरह हम फार्मूला बनाएंगे और इस तरह फार्मूला हमारे पास हमें दिखाई देगा। लेकिन कोई भी जो फार्मूला होता है उसके अंदर जो ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होता है उसको पहले लिखा जाता है। तो हम अगर कुछ इसको अलग तरीके से लिखें, आप ध्यान दो, तो यहाँ पे सोडियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है और जिंक अकेला है। तो सोडियम ज़्यादा विद्युत धनात्मक तत्व है जिंक की अपेक्षा, इसलिए मैं सोडियम को बाहर निकाल के अलग से लिख देता हूँ Na2। और उसके बाद विद्युत धनात्मक तत्व कौन है, जिंक, तो मैंने जिंक को रख दिया। और सबसे लास्ट में जिसकी विद्युत धनात्मकता सबसे कम है, वो जो ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो मैंने लास्ट में लिख दिया। और एक फार्मूला बन गया Na2ZnO2, जस्ट लाइक एज इट इज़, जैसे ये लिखा हुआ है भी Na2ZnO2। तो ये सोडियम जिंकेट का फार्मूला है। आशा करता हूँ बच्चों आपको पता चल गया अभी ये फार्मूला कहाँ से आया है, कैसे बना है। हालाँकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भी आपका काम बिल्कुल इजी हो जाए, क्योंकि जो चीज़ समझ में आ जाती है वो इंसान भूलता नहीं है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी ये फार्मूला कैसे बना। अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने लिखा हुआ विद्युत धनात्मकता के आधार पर हमने इनको रीअरेंज कर दिया। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया।
ये धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आ गया। दोनों की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी तो हमें लवण मिल गया, जल मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस पर बच्चों को पता चल गया होगा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल जब अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब हम नीचे आते हैं। मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना कहते हैं। जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम पास करते हैं, जब मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड इसके विलेन में से गुजारते हैं तो जो विलेन का रंग है वो दूधिया हो जाता है, मतलब सफ़ेद अवक्षेप बन जाते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते, और वो पानी में नहीं घुल सकते इसलिए उससे जो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और फिर जब इसी दूधिया पानी में से हम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा गुजार देते हैं तो जो ये सफ़ेद अवक्षेप बने थे ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल जाते हैं और वो जल में घुलनशील होते हैं। कहने का मतलब ये है जो सफ़ेद अवक्षेप बने थे वो दिखाई नहीं देंगे, वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे और वो पानी में घुलनशील होता है। जब कोई चीज़ पानी में घुल जाती है तो उसका रंग दिखाई नहीं देता। दोबारा समझ लीजिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम है, जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट पानी में नहीं घुलता तो वो जो दूधिया रंग हो जाता है उस पानी का जो हमने लिया था, लाइम वाटर जो चूने का अपन लिया था। अब उस जो दूधिया हो गया उसमें से और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में घुलनशील होता है, इसलिए जो दूधिया रंग बना था वो समाप्त हो जाएगा। इससे आपको पता चलता है कि जब मुंह से हमने फूंक मारी तो हमारी जो वायु होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने जो बातें मैंने आपको बताई वो आप सभी को समझ में आ गई होंगी और आप सभी अपने अपने काम को कर रहे होंगे। और जो भी काम आपने, जितना भी काम आपने किया है तो कृपया करके आप उसको काम को हर रोज़ करें, अच्छे से करें। और नहीं समझ में आता है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। धन्यवाद। टेक केयर। घर पर रहें, बाहर ना निकले, अपने घर वालों की बातों का कहना माने, उनको फॉलो करें और अपने आप को बचा के रखें।